प्यारे मित्रों, हम क्लास टेंथ में विज्ञान का सेशन स्टार्ट किए हुए हैं और उसी सीरीज में उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो क्लास टेंथ का जो भी पहला लेसन है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसमें हम परावर्तन को समझाने का प्रयास करेंगे और इस परावर्तन में हम दो तीन बात क्या बताएंगे। परावर्तन संबंधित जो भी गुण हैं उसको बताने का प्रयास करेंगे, जिसमें परावर्तन बताएंगे, परावर्तन का नियम बताएंगे, दर्पण क्या होता है, दर्पण के बाद मतलब मिरर क्या होता है इसके बारे में बताएंगे, मिरर संबंधित जो भी प्रयोग है वो भी, फोकस दूरी, उससे सारी संबंधित जो भी बातें आती हैं उसको समझाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है ना। चलिए, अगर आपको समझ में अगर नहीं आएगा तो कमेंट के माध्यम से आप हमको समझाने का प्रयास करेंगे या बताएंगे। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं हम। पहला ही टॉपिक आपका है और क्लास टेंथ में पढ़ने वाले जो भी विद्यार्थी जो भी स्टूडेंट हैं, हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि जो चीज़ हम बता रहे हैं यहाँ पर, उस चीज़ को आप क्या करेंगे, एक नोट्स के आधार पे बनाएंगे। इससे पहले हम एक वीडियो बनाए हैं जो उसके बेसिक स्तर पर समझाए हम कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश संबंधित क्या बातें आती हैं, समझ में आ रहा है। तो हमें कहना चाहते हैं कि अब आप भी जो भी करेंगे नोट्स के आधार पर, मतलब एक नोट्स बना सकते हैं जो आपके काम आ सकता है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। चलिए बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन। देखिए, मैं इस परिभाषा को लिखूंगा नहीं, इसको आप वीडियो को पॉज करके या रोक करके लिख सकते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है तो सुनिए। प्रकाश की किरणें जब किसी तल से टकराकर पुनः अपने माध्यम में वापस चली जाती हैं, प्रकाश की इस घटना को परावर्तन कहते हैं या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। एक बार और, जब प्रकाश किरणें किसी माध्यम से चलकर और किसी चिकने तल से टकराकर पुनः वापस चली जाती हैं, प्रकाश की इस घटना को परावर्तन कहते हैं या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब देखिए, परावर्तन दो प्रकार का होता है बाबू, परावर्तन दो प्रकार का होता है। हम कह सकते हैं नियमित परावर्तन, हम कह सकते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक होता है इरेगुलर, एक होता है क्या, अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन तो हम कह सकते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए, आपका ध्यान ये होना चाहिए कि हम जो भी बातें बोलते जा रहे हैं, अगर कुछ बातें इंपॉर्टेंट, कुछ बातें क्या सभी बातें इंपॉर्टेंट है, आप सभी बातों को लिखने का प्रयास करेंगे। हमारी लिखी हुई बातों पर ध्यान नहीं देंगे, मेरी सुनी हुई बातें मतलब मेरी बोली हुई बातों पर ध्यान देने का प्रयास आप करेंगे, आपको बातें अच्छी तरह समझ में आएंगी। चलिए, नियमित परावर्तन का मतलब होता है कि तल अगर प्लेन हो, समतल हो, तल अगर प्लेन हो, सीधा सीधा हो तो नियमित परावर्तन होता है। अगर तल उबड़ खाबड़ हो या खुरदरा हो तो अनियमित परावर्तन होता है। इतनी बातें समझ में आई। परावर्तन दो प्रकार का होगा, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन तब होगा जब तल समतल हो, प्लेन हो। अगर तल समतल अगर न हो, खुरदरा हो, तो परावर्तन अनियमित होगा। चलिए आगे बात करते हैं। परावर्तन संबंधित बातें हमने बताई, फिर परावर्तन का नियम बता देते हैं। परावर्तन का नियम लिख देते हैं आपको। परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम या प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखने का प्रयास करिएगा। प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट
प्रकाश के परावर्तन का नियम, इसमें दो ही नियम आते हैं। क्या क्या नियम आते हैं? आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक, थोड़ा सा इसको समझा ले फिगर के माध्यम से, ताकि आप इस चीज को समझ लें। देखिए, मान लीजिए एक दर्पण है, एक दर्पण है, एक समतल दर्पण है, एक तरफ से कलर किया हुआ है और दूसरा, मान लीजिए कोई किरण आ रही है, कोई किरण आई, किरण आई, हम इसको बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। एक किरण आ गई, उसके बाद से एक किरण आकर के टकरा करके वापस फिर गई, इसको बोल दिए परावर्तित किरण। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं इसको। तो ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण और परावर्तित किरण, तो जिस बिंदु पर यह किरणें आ रही हैं और यहां से जा रही हैं, यही इसी पर हम एक एंगल बना लेते हैं, एक काल्पनिक रेखा कल्पना करते हैं, इसको कहते हैं नॉर्मल या अभिलंब कहते हैं इसको, अभिलंब। अभिलंब का कल्पना इसलिए करते हैं कि किरण अगर आ रही है तो कितना झुकाव उत्पन्न करके वापस चली जा रही है। इस चीज के जानने के लिए हमने क्या किया, इसमें एक तल और एक अभिलंब को खींचा, एक अभिलंब को खींचा, कोण कितना बना रहा है, या इसके बीच का कोण होता है आई, इसके बीच का कोण होता है आर, इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, या हम इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, इसको बोलते हैं आपतन कोण कहा जाता है। पहला नियम यह था, पहला नियम था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। फिर दूसरा नियम हो जाएगा एंगल आई इक्वल एंगल आर, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यह है परावर्तन का नियम है, और परावर्तन का नियम रेगुलर के लिए काम करते हैं। रेगुलर का मतलब होता है नियमित परावर्तन के लिए काम करते हैं। तल अगर समतल होगा तो जो भी परावर्तन होगा नियमित होगा, और नियमित परावर्तन के बारे में हम पढ़ रहे हैं क्योंकि इसी के मतलब इसी का अनुप्रयोग करते हैं, या इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। दैनिक जीवन में जो भी प्रयोग होता है समतल दर्पण का ही होता है, और समतल दर्पण में मैक्सिमम हम क्या करते हैं कि इसी गुण के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए नियमित परावर्तन को पढ़ेंगे। ठीक, अब आगे बात करते हैं, यह परावर्तन संबंधित नियम हुआ। अब हम आगे बात करेंगे गोलीय दर्पण पर। गोलीय दर्पण क्या होता है? इस पे सुनना पड़ेगा आपको, स्फेरिकल मिरर। देखिए, मैं इस पे भी बोलना चाहूंगा, और आप लोग अपने जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा वीडियो को वापस पीछे करके या रोक करके आप लिख लेंगे। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग होता है। हम ये कह सकते हैं गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग होता है। अब देखिए, कांच के खोखले गोले का भाग होता है जिसका एक तल परावर्तक होता है। परावर्तक होता है मतलब एक जो तल होता है हाँ, तो अब बात कर रहे हैं दर्पण के बारे में बात करना चाहते हैं। दर्पण, पहले दर्पण क्या होता है? तो
तो इस पे बात करें। देखिए दर्पण हम उसको मानते हैं कि ऐसा पदार्थ जिसका तल चिकना हो, एक तरफ से मतलब पारदर्शक ना हो, अपारदर्शक हो, किरण टकराए और वापस चली जाए। जो पदार्थ सबसे चिकना होगा तो प्रकाश किरण सबसे ज्यादा उससे टकराकर और वापस जाएंगे, उसमें प्रतिबिंब जिस हिसाब से बनता हो। अब ध्यान दीजिएगा, दर्पण दो प्रकार का होगा। एक दर्पण होगा समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। इसको बोलते हैं प्लेन मिरर, इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। हम ये कह सकते हैं कि जो समतल हो, जो समतल हो और जिसका तल समतल हो, हम कह सकते हैं जिसका तल, या ऐसा दर्पण जिसका तल समतल, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। या इसमें कह सकते हैं गोलीय दर्पण जो होता है कांच के खोखले गोले का एक गोलीय भाग होता है। हम ये कह सकते हैं कि यह क्या होता है, यह होता है वे दर्पण, हम ये कह सकते हैं कि वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले का एक पृष्ठ होता है, कांच के खोखले गोले का पृष्ठ होता है। हम कह सकते हैं यह कांच के खोखले गोले का पृष्ठ होता है, ज्यादा कुछ नहीं, कांच के खोखले गोले का पृष्ठ होता है। हमें कह सकते हैं यह अंदर या बाहर, अंदर या बाहर के तरफ बाहर, अंदर या बाहर की तरफ उभरा तल है। हम तल के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं परावर्तक तल। परावर्तक तल है, अंदर या बाहर की तरफ उभरा हुआ तल है। जो तल होता है उभरा हुआ, वो परावर्तक तल होता है, ठीक है ना। देखिए यह दो प्रकार का होता है। इसका एक और उदाहरण बताते हैं दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर या बाहर की तरफ वक्रित होता है, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। एक अवतल दर्पण होता है, दूसरा उत्तल दर्पण होता है। उत्तल, हम इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की तरफ हो, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की तरफ दबा हो, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ऐसा परावर्तक तल जिसका, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल बाहर की तरफ निकला हो या बाहर की तरफ वक्रित हो, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की तरफ दबा हो, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल बाहर की तरफ निकला हो, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। इसमें इस तरह से परावर्तक किरणें इस तरह से परावर्तित होकर आती है। इसमें स्थिति होता है कि प्रकाश किरणें जब आती हैं तो इस तरह से वापस चली जाती है। इतनी बातें समझ में आई। चलिए आगे बात करते हैं
दर्पण संबंधित बहुत सारी परिभाषाएं, बहुत सारी चीजें बताना है। अब थोड़ा सा बता देते हैं कि दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं, दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं, इसको भी मैं बोलते हुए निकलूंगा और आप इसको नोट करने का प्रयास करेंगे। हमारा टॉपिक हो जाएगा क्या, हम बात करेंगे कि गोले दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। देखिए, डिफिनेशन रिलेटेड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। अब देखिए, दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाओं में हम लिखवा देते हैं इसमें। चलिए ठीक है, रिलेटेड स्फेरिकल मिरर। अब इसमें क्या क्या बताना है, देखिए दर्पण लेते हैं। अब यहां थोड़ा सा हम दर्पण को बनाएंगे और ध्यान दीजिएगा। अभी हम बताए हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की तरफ होता है, इसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हम इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। दूसरा बताए थे कि जिसका परावर्तक तल बाहर की तरफ हो, उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक। अब देखिए, इसी संबंधित कुछ बात का कुछ परिभाषा हमको बताना है और इस परिभाषा में आपको, इसमें परिभाषा जो बताए हैं अगर बताना है हमको, तो जो भी चीज है अब बोलते हुए हम जाएंगे, आप लिखने का प्रयास करेंगे उसको। पहला है पोल, या हम इसको बोलते हैं ध्रुव। दर्पण का वह बिंदु जहां से प्रकाश किरणें टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाए, मतलब उसी बिंदु पर। तो समझिएगा, ऐसा बिंदु जहां पर प्रकाश किरणें जिस मार्ग पर आए उसी मार्ग पर वापस चली जाए, उस बिंदु को हम बोलते हैं ध्रुव। इसे हम पी से डिनोट करते हैं। किरण इसी पर आती है और इसी पर वापस चली जाती है। दूसरी बात, ऐसी बिंदु या ऐसा बिंदु वह बिंदु जिस पर वह बिंदु हाँ देखिए, हम गोली दर्पण संबंधित कुछ परिभाषा बता दे रहे हैं। पोल, ध्रुव क्या होता है, तो गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं या सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसका जो केंद्र होगा वक्रता केंद्र होगा, इसको ला देते हैं यहां। उसके बाद से रेडियस ऑफ कर्वेचर हम कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर मुख्य अक्ष, ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को, मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष। उसके बाद से प्रिंसिपल फोकस या फोकस हम कह सकते हैं मुख्य फोकस या फोकस। तो मुख्य फोकस या फोकस, प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद
जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो या जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो, जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो या जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो, उस बिंदु को हम मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। उसके बाद से आगे बात करेंगे, थोड़ा सा इसको समझा ले एक बार। ध्रुव, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव या पोल कहते हैं। उसके बाद से दूसरा बात, वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, गोलीय दर्पण के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और जिस बिंदु पर परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो या एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो, उसे हम मुख्य फोकस या फोकस दूरी का फोकस कहते हैं या मुख्य फोकस कहते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा और कुछ परिभाषा से संबंधित बात। इससे आगे बात करेंगे फोकस दूरी, फोकल लेंथ। फोकस लेंथ या फोकल लेंथ होगा। फोकस दूरी, हम कह सकते हैं मुख्य फोकस और दर्पण के बीच, मुख्य फोकस और दर्पण की बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। फिर अगला बात यह हो गया इसमें कि द्वारक क्या होता है। द्वारक अपर्चर इसको बोलते हैं, एपी अपर्चर। द्वारक, हम मानते हैं कि दर्पण अगर होगा तो एक दर्पण कोई होगा तो दर्पण से कोई सर्कल बनाएगा जिस तरह से, तो प्रकाश किरण इंटर करेगी। तो यहां से हम कह सकते हैं दर्पण के गोले के जिस भाग से प्रकाश किरणें प्रवेश करती हैं उसी को हम द्वारक कहते हैं। तो 3-4 बातें हमने बताई, ध्रुव, वक्रता की त्रिज्या, वक्रता केंद्र, फोकस, फोकस दूरी और द्वारक। ये 4-5 बातें हैं, आप इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, इसका एक नोट्स बना लीजिए जो आपके लिए कारगर सिद्ध होगा और आपके काम आएगा। चलिए आगे बात करते हैं कुछ और। इसी के क्रम में आगे बात करते हैं, क्या आगे बात करते हैं हम कुछ शब्दों के बारे में बात करेंगे। ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज मतलब कि वस्तु तथा प्रतिबिंब। ऑब्जेक्ट बता देते हैं और इमेज बता देते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रकाश किरणें जिससे टकरा करके या जिस पदार्थ से टकरा करके और हमारे आंखों तक पहुंचती हैं और वस्तु दिखाई देती है, मतलब दिखाई देता है जिससे प्रकाश किरण टकरा करके आती हैं, जिससे प्रकाश किरण टकराती हैं उसे हम वस्तु कहते हैं। तो हम कह सकते हैं प्रकाश परावर्तन का गुण, जिस कारण दिखाता है वह वस्तु होता है। मान लीजिए यह डस्टर है और डस्टर हमको दिखाई दे रहा है, प्रकाश किरण आए टकरा करके हमारे आंखों तक पहुंची, तो प्रकाश किरण टकरा रही है किससे? इस डस्टर से। तो हम कहेंगे जिस पदार्थ से प्रकाश किरण टकरा करके वापस जाती है वही पदार्थ वस्तु कहलाता है। समझ में आ रहा है बात? दूसरा, अब दर्पण के बारे में इमेज के बारे में बता दें, मतलब प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? हमने प्रकाश पुंज बताया कि प्रकाश किरणें अगर एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो, प्रकाश किरणें
एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो तो हम कह सकते हैं डाइवर्ज हो रही हैं, मतलब अपसरित हो रही हैं। तो जब प्रकाश किरणें एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो तो वहां पर हम कहेंगे आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। और जहां पर प्रकाश किरणें एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो वहां पर हम कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब का मतलब ही होता है किसी वस्तु का छाया या प्रतिचित्रण बनना, किसी वस्तु का परछाई बनना प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होगा, आभासी और वास्तविक। आभासी कब होगा? जब प्रकाश किरणें एक बिंदु से टकराने के बाद एक बिंदु से या एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो, प्रकाश किरणें एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो तो आभासी प्रतिबिंब होगा। और जब प्रकाश किरणें एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होंगी तो वास्तविक। इसका एक और परिभाषा, परावर्तन के पश्चात या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें अगर एक बिंदु पर वास्तविक मिलती हुई प्रतीत हो तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और जब परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें आभासी मिलती हुई प्रतीत हो तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। इतनी बातें समझ में आई? चलिए आगे बात करते हो, इसमें कैसे बताएं। अब दर्पण पे बात करेंगे, इसी को लेकर के हमने बताया था यह होता है अवतल दर्पण, यह होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण होता है, इसमें प्रकाश किरण अभिमुख अक्ष हो गया, यह भी मुख्य अक्ष हो, और यहां पे हो गया केंद्र, यहां पे हो गया केंद्र, यहां नहीं होगा, यहां हो गया इसका केंद्र, एफ हो जाएगा, यहां हो जाएगा इसका केंद्र, इसमें हो जाएगा यहां एफ, यहां हो जाएगा केंद्र। प्रकाश किरण आई और टकरा करके यहां चली गई, ध्यान दीजिएगा। और यहां प्रकाश किरणें टकराकर वापस, यहां पर हम दिखाते हैं कि प्रकाश किरण टकराने के बाद यहां झुक के आ रही है और यहां टकराने के बाद दूर चली जा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं से इसका निकास बिंदु होगा, कहीं ना कहीं से जाएंगे आप, तो हम कह सकते हैं इसमें प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, वह भी वास्तविक मिलती हुई प्रतीत होंगी। इसलिए हम कहेंगे अवतल दर्पण में हमेशा क्या बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक तथा उल्टा कर्ता प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा। इसमें किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही हैं तो हम इस बिंदु को आभासी मिलाएंगे, इसलिए हम कहेंगे इसमें आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। इस बात को आप समझ लीजिएगा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक तथा उल्टा बनता है और उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। आगे बात करते हैं और ध्यान दीजिएगा, इस परावर्तन संबंधित बातें हमने बता दी, किस तरह से स्थिति होती है। अब आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या अब दो तीन चीज है इसमें, थोड़ा सा अब इंपॉर्टेंट एक चीज बच रही है आपके लिए, उसको आप थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। हम बना रहे हैं एक दर्पण, कौन सा? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। यह हो गया आपका केंद्र, यह हो गया आपका फोकस, और यह हो गया आपका मुख्य अक्ष, और यह हो गया आपका ध्रुव, पोल या सेंटर या फोकस या पोल या प्रिंसिपल एक्सिस। और हम वस्तु को अनंत में मानते हैं, कोई वस्तु अनंत में है, अनंत, किसी वस्तु को हम अनंत मान रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। हम इसमें कुछ दर्पण से संबंधित की इमेज क्या बनता है हम इसमें बताना चाहते हैं। बस इसमें यह क्या कि रे डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर, हम इसमें बताना चाहते हैं कि गोलीय दर्पण से परावर्तन के किरण आरेख, गोलीय दर्पण से
परावर्तन के किरण आरेख, तो हम इसमें कह सकते हैं रे डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। देखिए, बस इसमें ये बताना है कि वस्तु कहां रहती है तो कहां प्रतिबिंब बनता है, इसके बारे में थोड़ा समझा लेना है। देखिए, पहला कंडीशन, वस्तु की स्थिति अगर अनंत पे हो, अगर C है और F है या मुख्य अक्ष है और ध्रुव है, वस्तु किस पे हो? अनंत पे। कौन हो? वस्तु की स्थिति अगर अनंत पे हो तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस में बनेगा। वस्तु की स्थिति अगर अनंत पे हो तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस में बनेगा। और कैसा बनेगा? बिंदु आकार का बनेगा, और बिंदु आकार का और वास्तविक तथा उल्टा। इस बात को समझिएगा। फिर दूसरा कंडीशन, अगर वस्तु की स्थिति ऐसी है और यह F है और यह मुख्य अक्ष, हम कहेंगे वस्तु अगर मुख्य अक्ष पे होगी तो प्रतिबिंब हमेशा मुख्य अक्ष पे वस्तु रहेगी तो प्रतिबिंब हमेशा F और C के बीच में बनेगा, मतलब केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा? बड़ा बिंदु बनेगा, बड़ा बिंदु, और इसमें भी वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। अब तीसरा कंडीशन इसमें है C, और वस्तु की स्थिति यह C है और यह F है। वस्तु की स्थिति, और हम मान लेते हैं वस्तु की स्थिति C पे रहे तो प्रतिबिंब हमेशा C पे ही बनेगा। वस्तु की स्थिति अगर केंद्र पे रहे तो प्रतिबिंब भी हमेशा केंद्र पे बनेगा, और जो प्रतिबिंब बनेगा वह बनेगा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक तथा उल्टा। इतनी बातें समझ में आ रही। फिर अगला कंडीशन बता देते हैं, एक और कंडीशन, वस्तु की स्थिति C है और यह F है। वस्तु की स्थिति हम कह सकते हैं, वस्तु की स्थिति अगर C पे रहे तो प्रतिबिंब हमेशा मुख्य अक्ष पे बनेगा। हमें कह सकते हैं जो प्रतिबिंब होगा वो किस पे बनेगा? मुख्य अक्ष पर। तो हम कह सकते हैं वस्तु की स्थिति अगर C और F के बीच में होगी तो प्रतिबिंब मुख्य अक्ष में बनेगा। और हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा तथा वास्तविक का उल्टा बनेगा। इस बात को समझिएगा। फिर अगली बात हम CD अगला ले लेते हैं, वस्तु की स्थिति किस पे लेते हैं? F पे लेते हैं। C है और F है। वस्तु की स्थिति अगर F पे होगी, हम कह सकते हैं कि वस्तु की स्थिति अगर F पे होगी, जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब अनंत में बनेगा। अनंत प्रतिबिंब कहेंगे कि अनंत में बनेगा। और जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब वह बहुत बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक तथा उल्टा। इस बात को भी समझिएगा। अब थोड़ा अगला बात बताते हैं। एक नोट में एक दिक्कत है। नोट में क्या समस्या है कि एक चीज समझा देते हैं। अगर किसी कारणवश वस्तु, हम कह सकते हैं कि वस्तु, इस नोट में लिख लीजिएगा, नोट करके कि नोट में एक चीज है, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि अवतल दर्पण में वस्तु F व P के बीच रहती है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे
बनता है और कैसा बनता है, आभासी तथा सीधा। या थोड़ा नोट समझ लीजिएगा कि अब तो समझा देते हैं। वस्तु की स्थिति अनंत पे है तो प्रतिबिंब F पर, वस्तु की स्थिति मुख्य अक्ष पर है तो प्रतिबिंब F और C के बीच में, वस्तु की स्थिति C पर है तो प्रतिबिंब C पे बनेगा, वस्तु की स्थिति F और C के बीच में है तो प्रतिबिंब मुख्य अक्ष पे बनेगा, वस्तु की स्थिति F पे है तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। इस डायग्राम को आप समझ सकते हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझने का प्रयास करेंगे और नोट्स बनाने का प्रयास करेंगे। हम आगे बात करते हैं आप आगे चलिए। और इस नोट को थोड़ा समझिएगा कि हमेशा अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है, लेकिन केवल एक कंडीशन में प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। जब वस्तु F और P के बीच में रहेगी तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी और सीधा बनाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे दर्पण संबंधित बात कुछ और बात बताते हैं क्या। थोड़ा आगे बात करते हैं अब। देखिए हम बताएं अभी इसी को अवतल दर्पण बताएं, आप थोड़ा देख लीजिएगा। यह अवतल दर्पण हो गया, यह हो गया C आपका, यह हो गया आपका F। लिख रहे हैं अवतल, समझिएगा कि अगर हम इसको कार्तीय तल के जैसे अक्ष मान लें तो हम जानते हैं x का है तो प्लस होता है, x का है तो माइनस होता है। अब समझिए दर्पण से जो भी चीज, आप देखिए यहां पर मूल बिंदु है, हम कह सकते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु मतलब P है। तो अब 0 0 होता है, अरे x प्लस होता है और y इधर प्लस होता है, इधर x माइनस होता है, नीचे y माइनस होता है। तो नीचे की तरफ माइनस और बाएं की तरफ माइनस, ऊपर की तरफ प्लस और दाएं की तरफ प्लस। तो हम वस्तु को लेते हैं हमेशा बाएं तरफ वस्तु। तो यहां से 0 0 अगर होगा यह, तो यहां से जब बाएं जाएंगे तो क्या होगा, माइनस। तो हमेशा हम इसको क्या लेते हैं, माइनस। अब दाएं तरफ लेंगे तो प्लस होगा, तो दाएं तरफ लेंगे तो प्लस होगा। तो हम जानते हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, उसमें C और F क्या होता है, दाएं तरफ होता है, इसलिए C और F प्लस होता है। अब थोड़ा समझिएगा कि अवतल दर्पण में क्या U इक्वल होता है, क्या U इक्वल होता है वस्तु से दर्पण की दूरी, V इक्वल होता है वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, और F होता है दर्पण से फोकस दूरी। तो समझने का प्रयास करिएगा कि उत्तल दर्पण में या अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में वस्तु भी बाएं होती है, प्रतिबिंब भी बाएं होता है और F भी बाएं होता है। इसलिए वस्तु माइनस होती है, जो V प्रतिबिंब होता है भी माइनस होता है और फोकस दूरी भी माइनस होता है। तो आप समझिएगा कि इसमें अवतल दर्पण में U V भी माइनस और F भी माइनस में होता है। उसी तरह से इसमें वस्तु बाएं होती है तो वस्तु तो माइनस में ले लेते हैं, लेकिन F और जो V होता है वो प्लस में होता है, इसलिए कह सकते हैं इसमें U V और F। तो वस्तु की दूरी माइनस, प्रतिबिंब की दूरी प्लस और फोकस दूरी प्लस, किसमें, अवतल दर्पण में। यह होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में अब थोड़ा समझ लीजिएगा, अवतल दर्पण में जो U V F होता है तीनों प्लस होता है, और इसमें V और F प्लस होता है, क्या होता है, U माइनस होता है और V और F प्लस होता है। तो आगे बात करते हैं। और अब
और आगे क्या बात करते हैं, एक चीज और मिल के आती है थोड़ा सा, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं कि इसमें आई होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वो होता है वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन होता है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन बोला जाता है आवर्धन को। तो आवर्धन m इक्वल होता है I अपान O। इसका परिभाषा बता देते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं या रेखीय आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का मतलब होता है मैग्निफिकेशन। अब आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा एक परिभाषा है। अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करना है अगर हमको, तो कर सकते हैं V अपान U इंटू O। और वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करना है O, तो हो सकता है U अपान V इंटू I। तो इसमें आप क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत सारी चीजें हमने बताई आपको, और थोड़ा सा अवतल दर्पण का प्रयोग बता देते हैं कहाँ होता है। तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का पहचान हम स्पर्श करके भी कर सकते हैं और देख कर भी। अगर जिसका तल अंदर की तरफ दबा होगा, अगर इसमें अपना चेहरा देखते हैं या गाड़ी दुपहिया वाहन में जो भी देखते हैं, जिसका तल या जो अंदर की तरफ दबा होगा वह होगा आपका अवतल, और जो बाहर की तरफ निकला होगा होता है उत्तल। आपको बता देते हैं गाड़ी जो होता है, गाड़ी दुपहिया या चरपहिया वाहन, तो हम दुपहिया वाहन के जो साइड में जो लगा होता है ड्राइवर का, वह उत्तल दर्पण होता है। और ड्राइवर का रहे जो आगे होता है चरपहिया वाहन में, वह अवतल होता है। बहुत सारी जगहों पर डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, दांत वगैरह का जांच करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इस सब थोड़ा सा दर्पण संबंधी सारी बातें थी इसमें। अब जो भी आगे बात करेंगे और परावर्तन संबंधी बात करेंगे। धन्यवाद।